नमस्कार, मैं सुदेशना बनर्जी, संविदा सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, घाटशिला कॉलेज, घाटशिला। और आज का चर्चा का विषय है स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा के सेमेस्टर 5 कोर 12 इकाई 2 अर्थात जनसंचार के विविध माध्यम। जनसंचार के मुख्यतः 3 माध्यम हैं। पहला है मुद्रित माध्यम, दूसरा है श्रव्य माध्यम, तीसरा है दृश्य श्रव्य माध्यम। और आधुनिक माध्यम के रूप में इंटरनेट को माना जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मुद्रित माध्यम के बारे में। मुद्रित माध्यम वैसा माध्यम जिसके द्वारा जिससे मुद्रण के द्वारा कोई भी सूचना या समाचार प्राप्त किया जाता है या उसे प्रसिद्ध किया जाता है। ये मुद्रण का जो आविष्कार है वो 1450 में जर्मनी के गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया और ये संचार क्षेत्र में एक वरदान साबित हुआ। और इसका जो प्रयोग है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें आदि के रूप में किए जाने लगे। और ये जो माध्यम है वो बहुत ही सशक्त माध्यम रही है अभी तक जनसंचार के लिए। इसका जो सबसे प्रमुख माध्यम है वो है समाचार पत्र। और ये भारत में जो समाचार पत्र की शुरुआत हुई लगभग 1780 साल में, और जिसके पहला समाचार पत्र रहा बंगाल गजट, जो जेम्स अगस्त हिकी के द्वारा प्रकाशित किया गया। और ये कोलकाता में ही इसका प्रकाशन हुआ। और इसके साथ 1826 में हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया जिसका नाम है उदंत मार्तंड, और इनके संपादक रहे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। तो इस तरह जो समाचार पत्र की शुरुआत हुई, हालांकि विश्व में काफ़ी पहले भारत के काफ़ी पहले समाचार पत्र की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत जो हुई वो 1780 से हुई। और ये समाचार पत्र जो है देश के स्वाधीनता के समय में भी स्वाधीनता के जो आंदोलन थे उसके समय में भी इसकी काफ़ी बड़ी भूमिका रही, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को इस मुहिम में जोड़ने के लिए। और कहा ये भी जाता है कि जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं वो बहुत बड़े पत्रकार रहे उस समय, क्योंकि उनके जो पत्र थे वो लोगों को काफ़ी प्रभावित करते थे। लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे उनके पत्र के ज़रिए। और उस समय आपके बहुत बड़े बड़े नेताएं जैसे लोकमान्य तिलक है या मदन मोहन मालवीय है, इन्होंने एक पत्रकार की भूमिका भी निभाई है। और उस समय के कुछ आपके प्रमुख पत्र का है पत्रिकाएं हैं केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर आदि। और ये जो पत्रकार ये जो आपके पत्रिकाएं हैं ये ना सिर्फ उस समय लोगों को जागरूक करते थे बल्कि लोगों को सूचनाएं भी देते थे और लोगों को एक सूत्र में बांधने का भी कार्य ये पत्रिकाएं करते थे। ये तो रही आज़ादी के पहले की बातें। अब आज़ादी के बाद में भी बहुत सारे पत्रिकाएं प्रकाशित होती रही हैं, जिनमें से कुछ पत्रिकाएं अभी भी प्रकाशित होती हैं। तो उनमें से कुछ प्रमुख पत्रिकाएं जो है जो आज़ादी के बाद की पत्रिकाएं हैं उनमें हैं नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, रविवार, दिनमान, इंडिया टुडे, आउटलुक। इस तरह के जो समाचार पत्र हैं ये आज़ादी के बाद के पत्र हैं और इनमें से बहुत सारे पत्र अभी भी प्रकाशित होते हैं और जिनका कार्य अभी भी वही हैं जो उस समय के थे, लोगों को जागरूक करना, लोगों को जोड़ने का कार्य करना, लोगों को सूचनाएं प्रदान करना। और ये जो समाचार पत्र है वो वर्तमान में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है जनता तक जो हमारे शासन का है उसका संवाद कायम करने का। जनता तक शासन के जो भी योजना है, जो भी सूचना है उसका उसे भी इन समाचार पत्र के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया जाता है।
इसलिए जो समाचार पत्र की भूमिका है काफ़ी अहम है भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए एक माध्यम के रूप में, जनसंचार के माध्यम के रूप में। इसका एक हम आंकड़ा भी देख लेते हैं, जिससे ये साबित हो जाएगा कि वर्तमान में भी ये कितनी बड़ी भूमिका में है जनसंचार माध्यम के रूप में। प्रेस इन इंडिया का एक रिपोर्ट है जो 2015-16 का रिपोर्ट है, उसके अनुसार मार्च 31 तक कुल पब्लिकेशन की जो संख्या है वो लगभग 1,10,851 तक पहुंच गई है भारत में, और इनमें सबसे ज़्यादा हिंदी और उसके बाद अंग्रेज़ी पब्लिकेशन है जो रजिस्टर्ड हुए हैं अभी तक। और इसी रिपोर्ट के अनुसार हिंदी के जो अखबार और पत्रिकाएं हैं उसकी संख्या 44,557 है, यानी 44,557, और अंग्रेजी में जो पब्लिकेशन है वो लगभग 14,083 यानी 14,083 थी। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो आपका दैनिक है वो उनमें से 1,10,851 है, और पाक्षिक और साप्ताहिक जो है वो संख्या 16,136 है। इसी रिपोर्ट के अनुसार इनकी प्रसार संख्या जो है ये इनकी, यानी इसकी जो लोगों तक इसकी प्रसार कैसी रहे, लोग कितने लोग इनको पढ़ें, उसका एक आंकड़ा दिया गया है। इसमें दिया गया है कि हिंदी जो पब्लिकेशन है उसकी संख्या रोज़ाना सबसे ज़्यादा रही, वो लगभग 31,44,55,106 प्रतियाँ रही रोज़ाना, 31,44,55,106। और अंग्रेज़ी की ये संख्या 6,54,13,443 और उर्दू में 5,17,75,006 प्रतियाँ रही। और देश में सबसे ज़्यादा जो बिक्री हुई वो बंगाल की पत्रिका, बंगला भाषा की पत्रिका आनंद बाज़ार रही, जिसमें जो उनकी जो बिक्री रही वो आपके 11,50,038 प्रतियाँ रही। इसके बाद दूसरा नंबर है हिंदुस्तान टाइम्स का, इसकी प्रसार काफ़ी रही है। इसके अलावा आपका पंजाब केसरी की भी जो प्रसार है वो भी काफ़ी रही। इसके अलावा भी जो भारत के प्रमुख कुछ समाचार पत्र हैं, हिंदी के कुछ समाचार पत्र हैं, जैसे कि दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान, ऐसे जो समाचार पत्र हैं वो भी वर्तमान समय में इसकी जो प्रसार है वो काफ़ी बृहत आकार के जनमानस तक इसकी है, और ये बहुत अच्छे से इसका जो अपना भूमिका ये अदा कर रही हैं 1780 से लेके अब तक। तो अब ये तो गई हमारी पहले माध्यम के बारे में, वो है आपके प्रिंट माध्यम। अच्छा, प्रिंट माध्यम में हमें किताब को भी हम मानते हैं, भले इसे पूर्ण माध्यम के रूप में नहीं माना जाता है, क्योंकि किताब जो है उसकी जो पाठक संख्या वो कम है बाकी माध्यमों की तुलना पर। किताब की एक विशेषता है कि वो लगभग किताब से हम 1000 साल पहले की भी लिखी हुई किताब जो है उनसे भी हम जो सूचनाएं हैं, जो जानकारी है, हमारी जो संस्कृति है, विरासत है, उसे प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इसे भी एक सशक्त माध्यम के रूप में माना जाता है। हालांकि बाकी माध्यम की तुलना में इसकी जो पाठक संख्या है वो काफ़ी कम है, इसलिए पूर्ण माध्यम के रूप में इसे नहीं माना जाता। अब ये मुद्रित माध्यम की खासियत ये है कि ये आप सुरक्षित रख सकते हैं, इसको संरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि मुद्रित होती है और आपको कभी भी अगर उसकी अगर ज़रूरत पड़े उस सूचना की, तो आप आराम से उसे देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो ये इसकी एक गुण है या इसकी एक लाभ है जो मुद्रित माध्यम की खासियत है। ये तो रही मुद्रित माध्यम। अब हम जानते हैं जनसंचार के दूसरे माध्यम के बारे में, अर्थात श्रव्य माध्यम के बारे में, जिसे हम रेडियो के रूप में भी जानते हैं। जनसंचार का जो दूसरा माध्यम है अर्थात रेडियो,
ये सबसे प्रभावित किया है, क्योंकि इसकी पहुंच देश के कोने कोने तक है। एक इसकी जो श्रोता वर्ग है वो बहुत बड़ी मात्रा में है, क्योंकि ये सभी वर्ग और सभी लोग तक इसकी पहुंच है। निम्न वर्ग, उच्च वर्ग तथा शिक्षित अशिक्षित सभी इसका लाभ उठा पाते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत रही, क्योंकि ये निरक्षर लोगों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि मुद्रित माध्यम के लिए साक्षर होना आवश्यक है, पर रेडियो के लिए नहीं। दूसरा बात ये है कि रेडियो जो है आपको किसी एक जगह बैठे हुए इसे ना पढ़ने की ज़रूरत है ना सुनने की ज़रूरत है। इंसान अपने कामों को करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, कुछ और कार्य करते हुए, खाना बनाते हुए ये रेडियो को सुन सकता है, और वो अपनी सूचना भी एकत्रित कर सकता है। उन्हें मनोरंजन के भी साधन के रूप में रेडियो का प्रयोग होता है। इसलिए रेडियो एक बहुत ही लोकप्रिय माध्यम है और इसकी जो पहुंच है बहुत बड़े मात्रा में है। रेडियो का आविष्कार माना जाता है 1895 में। इसकी जो आविष्कार की नींव रखी गई जब जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की। तो ये उसकी जो शुरुआत मानी गई कि इससे ही रेडियो की आविष्कार हुई है। और भारत में जो है ये जो इसकी प्रसारण सेवा है 1920 के दशक में हुई। 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बम्बई के द्वारा प्रसारित किया गया पहला कार्यक्रम। इसके बाद आपके 1927 में प्रसारण सेवा का गठन किया गया, और फिर 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया, और 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। तो इस तरह से रेडियो क्लब ऑफ बम्बई से 1957 में ये आकाशवाणी बन गई। ये भारत की आकाशवाणी की कहानी है। और 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय इसके 6 केंद्र थे आकाशवाणी के, 18 ट्रांसमीटर थे, और वर्तमान में इसके लगभग 231 केंद्र और 337 ट्रांसमीटर है। और इसकी जो पहुंच है वो 2.5% क्षेत्र से बढ़कर 51.42% हो चुकी है। और जनसंख्या की दृष्टि से ये महज 11% थी उस समय, जब 1947 में इसकी जो आकाशवाणी का जो केंद्र उस समय जो रहा, उसकी जो जनसंख्या की दृष्टि में उसकी जो पहुंच थी वो 11% थी, और अभी उसकी प्रतिशत बढ़कर 99.13% हो चुकी है। तो इस तरह से रेडियो ने अपना सफ़र तय किया है। और रेडियो की लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इसके एफएम चैनल के शुरुआत होने के बाद लोग मनोरंजन भी बहुत ज़्यादा इससे प्राप्त करने में सफल हुए, क्योंकि जो एफएम चैनल्स हैं वो उनमें गीत संगीत के कार्यक्रम ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा उन्हीं के ज़रिए वो सूचनाएं भी देते हैं। तो इसीलिए लोगों को जो जागरूक करने का कार्य भी इन चैनलों के द्वारा किया जाता है। इसलिए रेडियो को एक बहुत बड़ी माध्यम के रूप में जाना जाता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रेडियो को ही अपने जनसंवाद के रूप में चुनना। उनकी जो कार्यक्रम है मन की बात, वो रेडियो पे आती है, आकाशवाणी पे आती है, और वो कार्यक्रम वो लोगों के, अपनी जनता के साथ वो अपना संवाद स्थापित करते हैं रेडियो के माध्यम से। तो इससे ये स्पष्ट है कि रेडियो कितना आपके बृहत माध्यम है, कितना महत्वपूर्ण माध्यम है जनसंचार के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए। तो ये तो रहा रेडियो के बारे में। अब हम जानते हैं जनसंचार का तीसरा माध्यम, अर्थात दृश्य श्रव्य माध्यम यानी टेलीविज़न। टेलीविज़न जो है वो जनसंचार का सर्वाधिक ताकतवर और लोकप्रिय माध्यम है, क्योंकि इसमें शब्द, ध्वनि, दृश्य का मेल होता है, जिसके कारण इसकी जो विश्वसनीयता है वो कई गुना ज़्यादा है अन्य माध्यम की तुलना में।
और भारत में इसकी जो शुरुआत है वो 15 सितंबर 1959 को हुई। और इसकी भारत में इसकी जो प्रसारण सेवा है 1959 को शुरू हुई और एक छोटे से स्टूडियो में शुरू हुई। उसके बाद 1965 में समाचार बुलेटिन का नियमित प्रसारण शुरू हुआ और फिर 1975 तक आते आते इसकी जो सेवा है वो कोलकाता, चेन्नई, श्रीनगर, अमृतसर, लखनऊ केंद्र में के रूप में शुरू किया गया। और वर्तमान में अभी जो टेलीविज़न के हैं 400 से अधिक चैनल हैं पूरे भारतवर्ष में। तो इस तरह से टेलीविज़न का जो सफ़र 1959 से शुरू हुआ है, वर्तमान में इसका जो प्रसार है वो बहुत ही बड़े मात्रा पे हो चुका है और ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, बहुत समृद्ध माध्यम है वर्तमान में जनसंचार का, जिससे लोगों तक जनता तथा जिससे जनता तक शासन बहुत ही आसानी से पहुंच पाता है। उस शासन और प्रशासन की जो सूचनाएं होती है वो लोगों तक पहुंच जाती है। इसके अलावा जो भी पूरे विश्व में जो भी घटित घटनाएं होती है वो इन समाचार चैनल के माध्यम से या कुछ जो आपके सूचना तथा मनोरंजन के जो चैनल हैं उसके माध्यमों से लोगों तक पहुंच जाती है, जिससे लोग घर बैठे ही पूरे विश्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह टेलीविज़न जो है वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है जनसंचार माध्यम के रूप में। इसका विकास काफ़ी अच्छी रही और अभी वर्तमान में ये 2 राष्ट्रीय और 11 क्षेत्रीय चैनल के साथ कुल 21 चैनल्स में प्रसारित होते हैं और 14,000 ज़मीनी ट्रांसमीटर और 46 स्टूडियो के साथ ये देश का सबसे बड़ा प्रसारण करता है। दूरदर्शन के बारे में ये आंकड़ा दिया गया। वर्तमान में दूरदर्शन जो है सबसे बड़ा प्रसारण करता है और 1982 में सबसे पहले दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण सेवा का आरंभ हुआ था, जब एशियाई खेल का प्रसारण किया गया तब से। और वर्तमान में भी दूरदर्शन उतने ही लोकप्रिय है। इसका उदाहरण हम इस लॉकडाउन के समय को ले सकते हैं। इस समय दूरदर्शन में जो पुराने जो सी धारावाहिक हैं जैसे रामायण है, महाभारत है और भी जो धारावाहिक है शक्तिमान है और भी इस तरह के धारावाहिक पुनः प्रसारण अभी फिर से किया जा रहा है और इसकी लोकप्रियता देखते ही बनती है। एक नई कीर्तिमान दूरदर्शन फिर से स्थापित कर रहा है। तो इससे साबित होता है कि भारत में टेलीविज़न की लोकप्रियता कितनी रही है 1959 से लेके अब तक। इसीलिए जो ये टेलीविज़न है ये भी एक बहुत ही बृहत माध्यम है, बहुत ही सशक्त माध्यम है, बहुत ही समृद्ध माध्यम है जनसंचार के रूप में लोगों तक जन तक पहुंचने के लिए। टेलीविज़न के जरिए ही स्वच्छता अभियान के बारे में बहुत सारे विज्ञापन दिए जाते हैं या आप किस तरह से अपने देश को स्वच्छ रखें उसके बारे में बताया जाता है। इसके अलावा भी अभी जो वर्तमान में जो हमारे इतनी बड़ी महामारी से जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसकी भी जो सूचनाएं हैं लगातार टेलीविज़न में दिया जा रहा है, चाहे वो गाने के माध्यम से हो या समाचार के माध्यम से हो या बड़े बड़े जो कलाकार हैं या हस्तियां हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है। तो इस तरह से टेलीविज़न जो है वो भी लोगों को लोगों से जोड़ने का काम करता है। एक बहुत ही बड़ी संचार व्यवस्था का ये उदाहरण है, जनसंचार व्यवस्था का उदाहरण है और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण माध्यम है जनसंचार का। तो अब ये हम जो इसी दूसरे सब माध्यम में एक और माध्यम जानते हैं वो है सिनेमा। और ये भी एक बहुत ही सशक्त माध्यम रहा है भारत के लिए, खासकर जनसंचार का, क्योंकि सिनेमा जो है वो
कहा जाता है कि भारत के जनता के लिए सिनेमा एक ना सिर्फ एक मनोरंजन नहीं, बल्कि ये एक धर्म की तरह है। लोग जो फिल्म सितारे हैं उन्हें भी देवी देवताओं की तरह पूजते हैं। तो इसलिए सिनेमा जो है वो भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है भारत के जनता को या लोगों को शिक्षित करने के लिए मनोरंजन के साथ साथ। भारत में जो फिल्म की शुरुआत वो 1912-13 से ही हो चुका था और पुंडलिक फिल्म बनाई गई थी उस समय पर। भारत की जो सबसे फिल्म की जो इसे कहते हैं कि फिल्म की जो शुरुआत हुई या सिनेमा की जो शुरुआत हुई वो ढूंढीराज गोविंद फाल्के के द्वारा 1913 में राजा हरिश्चंद्र का निर्माण करके किया गया। ये भारत की एक पहली मुख्य फिल्म थी, अर्थात इसमें कोई भी आवाज़ या साउंड नहीं थे और इसीलिए इस कीर्ति के लिए ढूंढीराज गोविंद फाल्के को सम्मानित किया गया और उन्हें दादा साहेब फाल्के के रूप में भी हम जानते हैं। चलचित्र जगत के जो एक बहुत बड़ा पुरस्कार है उनके नाम पे दिया गया है, वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के रूप में जाना जाता है। तो और भारत की जो पहली सबाक फिल्म थी वो 1931 में आर्देशिर ईरानी के द्वारा बनाई गई और उसका नाम था आलम आरा। ये भारत का सबसे पहला सबाक फिल्म रही और भारतवर्ष जो अभी है दुनिया में सब देशों में सबसे अधिक फीचर फिल्म बनाता है। भारत की जो फिल्म उद्योग है वो सबसे बड़ा उद्योग है पूरे विश्व में फिल्म बनाने के मामले में। भारत में कई भाषाओं में फिल्म होती है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगला, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, भोजपुरी, इन सभी भाषाओं में फिल्में बनती हैं और कई हज़ार फिल्में बनती हैं और जो लोगों को जागरूक के साथ मनोरंजन भी करती है। फिल्मों का काम ही होता है लोगों को मनोरंजन के साथ साथ एक जो उन्हें जागरूक करना, उन्हें समाज से जुड़े हुए जो कथा है वो लोगों तक पहुंचाता है सिनेमा। एक जिसका छोटा सा उदाहरण है हमारा जो टॉयलेट एक प्रेम कथा जो फिल्म आई थी जिसमें स्वच्छता अभियान को जो हमारे भारत सरकार के द्वारा छेड़ा गया एक अभियान है उसको इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया। जो मनोरंजन के साथ साथ लोगों को जागरूक करने का भी काम इस फिल्म के द्वारा किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे जो देश में समस्याएं हैं जैसे दहेज प्रथा या बेटियों को मतलब कमज़ोर समझना या उन्हें बोझ समझ के उन्हें मार देना, इस तरह की जो समस्याएं रही हैं उसके आधार पर भी फिल्म बनी है। महिला सशक्तिकरण की भी फिल्म बहुत सारी बनी है। इसका एक उदाहरण दंगल भी है जो बहुत ही सफल रही है। एक भले ही सत्य घटना के आधारित पर ही घटित कहानी हो लेकिन इसके भी बहुत बड़ा प्रभाव रहा है लोगों के ऊपर। तो इस तरह से जो फिल्में बनती हैं जो मनोरंजन के साथ साथ लोगों को जागरूक करती है, सूचना भी देती है, तो ये इसीलिए सिनेमा को भी जनसंचार का एक माध्यम के रूप में माना जाता है। लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने का एक माध्यम है सिनेमा भी। इस तरह ये भी एक दृश्य श्रव्य का माध्यम है। और आगे जो है वो है इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है वो एक आधुनिक माध्यम है। इसके द्वारा एक छोटे से फ़ोन के ज़रिए भी लोगों तक बहुत ही आसानी से आप अपनी सूचनाएं, अपने जो जानकारी है वो भेज सकते हैं या उनसे प्राप्त भी कर सकते हैं। और इसका आप जो इंटरनेट है वो मोबाइल या कंप्यूटर के ज़रिए प्रयोग में आता है और एक छोटा सा बटन से ही पूरा विश्व आपके हाथ में आ सकता है। ये इंटरनेट इसलिए इसे आधुनिक माध्यम का बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में माना गया है और ये बहुत ही सशक्त माध्यम है इंटरनेट। चाहे ईमेल भेजना हो, ब्लॉग लिखना हो या जो हमारे
सोशल मंच है, चाहे वो यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, इस तरह के जो सोशल माध्यम है, जो मंच है, उसका भी प्रयोग भरपूर मात्रा में नेता, अभिनेता और आम लोग भी करते हैं, जिससे वो अपनी जो भावनाएं हैं लोगों तक पहुंचाते हैं। शासन का जो कार्य है वो लोग तक पहुंचता है। जो बहुत सारी जानकारियां हैं वो लोगों तक पहुंचती है। लोग इस माध्यम से घर बैठे ही बहुत सारे जो उपयोगी उनके लिए जो कार्य होते हैं वो भी कर पाते हैं। ऑनलाइन सुविधा होने के कारण लोग घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, लोग घर बैठे ही बहुत सारे नए चीज़ें सीख सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनेट भी जो है वो भी एक जनसंचार का बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है, और ये वर्तमान में सबसे पसंदीदा माध्यम है, क्योंकि इसके लिए आपको एक फ़ोन का आवश्यक है, या एक लैपटॉप का आवश्यक है, या कंप्यूटर का आवश्यक है, और जिसके एक लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप पूरी दुनिया भर की जानकारी पल भर में अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। इसलिए इंटरनेट को भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में माना गया है, और वर्तमान में ये सबसे आधुनिक माध्यम के साथ साथ सबसे सशक्त माध्यम भी है। इस तरह से आपने जाना कि जनसंचार के विविध माध्यम कौन कौन से हैं, और इसके कार्य किस तरह से इसका कार्य किस प्रकार के हैं, और इसकी उपयोगिता क्या क्या है। आगे की जो वीडियो हैं इसमें भी हम इसी तरह नए विषयों के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।